ये एक बहुत मर्म स्पर्शी कहानी है जिसके लेखक हैं श्री कामता नाथ जी। कामता नाथ जी ने जितने भी गद्य साहित्य की रचना की है, इनकी सभी कहानियों में मानवीय संवेदना और समय की सजगता बहुत अच्छी तरह से उभर कर आई है। इनकी कथाओं में तकलीफ बहुत सहज रूप से दिखाई देती है और कथाओं के जो भी पात्र इन्होंने रचे हैं वो जिंदगी की हर घटना को बहुत सहज रूप से ग्रहण करते हैं। इनकी सारी कहानियां मानवीय संवेदनाओं को बहुत सुंदर तरीके से चित्रित करती हैं और उन्हीं सुंदर कहानियों में से एक ये कहानी भी है जिसका शीर्षक है लाख की चूड़ियां। तो कहानी के शीर्षक से क्या पता चलता है कि कहानी किसके विषय में है? चूड़ियों के विषय में है। आप सब ने अपने घरों में अपनी मम्मी को, अपनी बहनों को, अपनी बुआ, चाची सभी को चूड़ियां पहनते हुए देखा होगा। रंग बिरंगी चूड़ियां पहनने का हमारे भारतवर्ष में हमेशा से ही बहुत पुराना रिवाज रहा है, बल्कि ये रिवाज तो विदेशों में भी है। तो आज जो कहानी है वो एक विशेष प्रकार की चूड़ियों के बारे में है जो कि किसके द्वारा बनाई जाती है? लाख के द्वारा। अब लाख क्या होता है? लाख जो है वो एक कीड़े के द्वारा प्राप्त किया जाने वाला पदार्थ है। जैसे रेशम का आप सबने नाम सुना होगा, रेशम का जो धागा होता है वो भी रेशम के कीड़े से हमें मिलता है। उसी तरह लाख भी एक प्रकार का पदार्थ होता है। तो लाख का जो कीट होता है वो भी अपने प्रोटेक्शन के लिए या अपनी सुरक्षा के लिए एक पदार्थ स्रावित करता है या अपने शरीर से निकालता है जिसे लाख कहते हैं और जिसके द्वारा बहुत पुराने समय से क्या बनाई जाती हैं? चूड़ियां बनाई जाती हैं। और क्या बनाया जाता है लाख के द्वारा? आपने देखा होगा कि जो पोस्ट ऑफिस में बहुत कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स भेजे जाते हैं या जो विश्वसनीय सामान या पत्र वगैरह भेजे जाते हैं उनमें लाख के द्वारा सील लगाई जाती है ताकि वह क्या हो जाए? सिक्योर हो जाए। पुराने ज़माने में चीज़ों को सील बंद करके भेजने के लिए भी प्रयोग किया जाता था। तो आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं क्योंकि अब हमने ये जान लिया है कि लाख क्या होता है। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। कहानी को शुरू करने से पहले इसका भाव जानना भी बहुत ज़रूरी है कि कहानी का भाव क्या है। कहानी का भाव यही है कि बढ़ते हुए औद्योगिकरण के कारण हमारे समाज में जो पुराने समय से हाथ का काम यानी जो हस्तकला के जितने काम हमारे समाज में प्रचलित थे वो धीरे धीरे क्या हो रहे हैं? कम होते जा रहे हैं। तो अपनी इस कहानी के द्वारा लेखक ने यहाँ यही दर्शाया है कि बढ़ते औद्योगिकरण के कारण जो हस्तकला में निपुण कारीगर थे या जो अपनी विशेष प्रकार की कला के लिए जाने जाने वाले लोग थे वो धीरे धीरे अपने पुश्तैनी कामों को यानी जो काम वो बरसों से अपनी पुरानी पीढ़ियों से करते हुए आ रहे हैं उस कला को वे छोड़ते जा रहे हैं क्योंकि उनको उस कला में उतना धन या उतना पैसा नहीं मिल रहा है जितना उन्हें मिलना चाहिए। क्योंकि हर काम अब मशीनों के द्वारा होने लग गया है तो लोग जो हैं वो उनकी कला की उतनी कद्र भी नहीं कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर इसी तरह से हस्तकला में कुशल लाख के एक कारीगर की कहानी हमें बताई गई है, उसके जीवन का दुख दर्शाया गया है। तो आइए कहानी की शुरुआत करते हैं। सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था कि जब मैं वहां से लौटता था तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी गोलियां जो किसी भी बच्चे का मन मोह ले। तो ये कहानी लेखक ने तब से शुरू करी है जब वे छोटे बच्चे थे। तो वे क्या बताते हैं कि जब बचपन में वे अपने मामा के गांव जाते थे तो वहां उन्हें बदलू नाम का आदमी सबसे अच्छा लगता था। क्यों? क्योंकि वह लेखक को रंग बिरंगी गोलियां बनाकर देता था जो कि किसकी बनी होती थी? लाख की बनी होती थी। अब लाख क्या है ये हम आपको पहले बता चुके हैं। तो वे कहते हैं कि जब वे गांव से वापस लौटते थे तो सारे बच्चे उनकी गोलियों को देखकर बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते थे, इसलिए उन्हें गांव जाने का बड़ा चाव था यानी बड़ा शौक था क्योंकि वहां जाने पर वे क्या करते थे? बदलू से लाख की रंग बिरंगी गोलियां बनवा लेते थे। आगे, वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू को बदलू मामा कहना चाहिए था,
परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे उसे कहा करते थे। बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। मकान के आगे बड़ा सा सहन था जिसमें एक पुराना नीम का वृक्ष लगा था। उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। तो वे क्या कहते हैं कि क्योंकि बदलू उनके मामा के गांव का था, यानी लेखक के मामा का गांव है, तो यानी लेखक के माँ के भाई का गांव है, तो इस नाते वहाँ रहने वाले जितने भी और लोग हैं वो लेखक की माँ के भाई लगे, तो सारे के सारे वहाँ रहने वाले लोग लेखक के क्या हो गए, मामा। इसीलिए लेखक कहते हैं क्योंकि बदलू उनकी मामा के गांव का था तो उन्हें उसे बदलू मामा कहकर पुकारना चाहिए था, लेकिन क्योंकि गांव के सारे बच्चे बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इसलिए लेखक भी उनको क्या कहकर बुलाते थे, बदलू काका। और अब फिर उन्होंने आगे बताया है कि बदलू का मकान कैसी जगह पर था। बदलू काका का मकान कुछ ऊंची जगह पर बना हुआ था या किसी ऊंचे टीले सी जगह पर बना हुआ था, जिसके आगे एक बड़ा सा सहन था। सहन मतलब होता है आंगन। आप सब ने आंगन वाले घर देखे होंगे जब कभी आप अपने गांव जाते हैं या फिर आप किसी पुराने किले में या किसी ऐसी जगह में जाते हैं जहाँ खुली जगह होती है। तो पुराने ज़माने में जो घर बनाए जाते थे उनमें क्या होता था, बड़े बड़े आंगन होते थे। तो उसी तरह बदलू के घर में भी क्या था, एक बहुत बड़ा आंगन था जिसमें क्या लगा हुआ था, एक नीम का पेड़ लगा हुआ था। और उसी नीम के पेड़ के नीचे बैठकर वह क्या करता था, अपना काम किया करता था। अब बदलू क्या काम करता था ये हमें आगे के पैराग्राफ में पता चलेगा। बगल में भट्टी दहकती रहती जिसमें वह लाख पिघलाया करता। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती जिस पर लाख के मुलायम होने पर वह उसे सलाख के समान पतला करके चूड़ी का आकार देता। तो इसको पढ़ने से हमें क्या पता चलता है कि बदलू क्या करता था, बदलू लाख की चूड़ियां बनाने का काम करता था। तो वे क्या कहते हैं कि नीम के वृक्ष के नीचे बैठकर वो अपना काम करता था और अपने बैठने की जगह के पास में ही एक क्या रहती थी, भट्टी रहती थी जिसमें कि आग जलती रहती थी। क्योंकि जब लाख से चूड़ियां बनाई जाती हैं तो लाख को पहले क्या करा जाता है, पिघलाया जाता है और पिघलाने के बाद फिर क्या करते हैं, लकड़ी की एक चौखट पर, चौखट माने लकड़ी का एक चौकोर टुकड़ा, वैसे चौखट के दो मतलब होते हैं। दरवाजे के बाहर जो लकड़ी का ढांचा लगा रहता है या फ्रेम लगा रहता है उसे भी हम चौखट कहते हैं, लेकिन यहाँ पर चौखट का मतलब क्या है, लकड़ी के एक गोल टुकड़े से है या लकड़ी का एक गुटका सा होता है जिसके ऊपर वह क्या करता था, गरम लाख को क्या करता था, मुलायम करने के बाद या पिघलाने के बाद पतला पतला करके चूड़ी का आकार देता था, सलाख के समान पतला करके। सलाख कहा जाता है जो कि किसी भी धातु की छड़ को हम सलाख कहते हैं, ठीक है। तो वो क्या करता था कि लाख को पहले पिघलाता था और पिघलाने के बाद उसको लंबी लंबी छड़ के रूप में परिवर्तित करके पतली पतली चूड़ियों का आकार देता था। फिर पास में 4-6 विभिन्न आकार की बेलन नुमा मुंगेरियां रखी रहती जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती थी। फिर आगे लेखक क्या बताता है कि फिर वो क्या करता था, जब चूड़ी को आकार मिल जाता था तो उसके पास में एक बेलन नुमा मुंगेरी होती थी। मुंगेरी यानी बेलनाकार एक छड़ होती थी, जैसा कि आप चित्र में भी देख सकते हैं। बदलू के हाथ में क्या है, एक छड़ है जिसमें कि गोल गोल चूड़ियां उसने लगा रखी हैं। तो इस छड़ की विशेषता क्या होती है कि ये आगे से तो ये छड़ चौड़ी होती है और पीछे से ये छड़ पतली होती है। तो क्या किया जाता है कि जो लाख की गोल गोल चूड़ियां बनाई जाती हैं उन्हें इस छड़ पर लगाकर चूड़ी बनाने वाले सेट करते हैं हाथ की नाप के हिसाब से। जिसका हाथ बड़ा होता है तो उसके लिए क्या होता है, बड़ी चूड़ी बनाई जाती है, यानी उसके लिए जो चूड़ियां बनाई जाती हैं वो छड़ के अगले भाग पर सेट की जाती हैं या ठंडी की जाती हैं। उनको छड़ के अगले भाग पर यानी जो चौड़ा भाग है उसमें आकार दिया जाता है और जिनका हाथ छोटा होता है उनकी चूड़ियों को पीछे की तरफ बनाया जाता है। फिर लाख की चूड़ी का आकार देकर वह उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता
और तब एक एक कर पूरे हाथ की चूड़ियां बना चुकने के पश्चात वह उन पर रंग करता था। तो फिर वह क्या करता था कि पहले वो अपनी चौखट पर लाख को मुलायम करके चूड़ी का आकार देता और फिर अपनी मुंगेरी पर चढ़ाकर उन चूड़ियों को क्या करता था, गोल और चिकना बनाता था। और फिर उसके बाद अंत में वो क्या करता था, जब एक एक चूड़ी बन जाती तो उन चूड़ियों पर वह रंग करता था। जिस रंग की भी चूड़ी बनानी है उस रंग को चूड़ी के ऊपर रंग देता था। आगे, बदलू यह कार्य सदा एक ही मचिए पर बैठकर करता था, जो कि बहुत पुरानी थी। अब मचिया क्या होता है, चित्र में देखिए, बदलू एक चौकी के ऊपर बैठा है। आप चित्र में देख सकते हैं कि वह एक चौकी के ऊपर बैठा है। इस चौकी को ही क्या कहते हैं, मचिया कहते हैं। तो वह क्या कह रहा है कि बदलू हमेशा चूड़ी बनाने का काम कैसे करता था, एक चौकी पर बैठकर करता था, जो कि बहुत ही ज्यादा पुरानी थी। बगल में ही उसका हुक्का रखा रहता, जिसे वह बीच बीच में पीता रहता था। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता। वह मुझे लल्ला कहा करता और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मचिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाते देखता रहता। लगभग रोज ही वह 4-6 जोड़े चूड़ियां बनाता। तो वो क्या कह रहे हैं लेखक आगे कह रहे हैं कि जब भी वे गांव जाते थे तो हमेशा दोपहर का उनका ज्यादातर समय, अधिकतर मतलब ज्यादातर समय कहाँ बीतता था, बदलू के घर पर ही बीतता था। बदलू उन्हें लल्ला कहकर बुलाता था और जैसे ही लेखक उसके घर पहुंचते तो उनके लिए एक मचिया यानी बैठने की चौकी मंगा देता और वह घंटों उस चौकी पर बैठे बैठे बदलू को चूड़ियां बनाते हुए देखते रहते थे। इसी तरह वह लगभग हर दिन 4 से 6 जोड़े चूड़ियां बनाता था। यानी इतनी कड़ी मेहनत करने के बाद भी वह सिर्फ कितनी चूड़ियां बना पाता था, 4 से 6 जोड़े, यानी अधिक से अधिक 8 या 12 चूड़ियां वो एक दिन में बना पाता था। यानी अब आप समझ सकते हैं कि ये जो हस्तकला का काम होता है वो कितना कठिन होता है। ये जो कारीगर इस तरह का काम करते हैं उन्हें इस काम को करने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है कि पूरे पूरे दिन काम करने के बाद वह सिर्फ 12 चूड़ियाँ बना पाता था। इसलिए जाहिर सी बात है कि जब कोई व्यक्ति इतनी मेहनत करके कोई काम करेगा तो उसे अपने काम के लिए अच्छे दाम भी चाहिए। लेकिन बढ़ते हुए औद्योगिकरण के कारण हर चीज़ की क्या आ गई है, मशीन्स आ गई हैं, मशीनें आ गई हैं जिनमें एक दिन में हजारों चूड़ियां बन जाती हैं। तो इसीलिए इन कारीगरों के काम को लोग अब इतना ज़्यादा पसंद नहीं करते, क्योंकि एक तो इनके काम में क्या हुआ है, उतनी सफाई नहीं आ पाती जितनी सफाई मशीन के काम में आती है, और इनके द्वारा किए गए काम की लागत भी ज़्यादा होती है। और तीसरा कारण यह भी है कि हमारी सरकार भी क्या कर रही है, इनके प्रमोशन के लिए यानी इनके काम को बढ़ावा देने के लिए कोई अच्छी स्कीम या कोई अच्छी योजना नहीं चला पा रही है, या जो भी योजनाएं अभी तक चल रही हैं उनका सीधा लाभ इनको नहीं मिल पा रहा है। यही कारण है कि लोग क्या कर रहे हैं, अपना पुश्तैनी हस्तकला का काम धीरे धीरे छोड़ते जा रहे हैं या कम करते जा रहे हैं। आगे, पूरा जोड़ा बना लेने पर वह उसे बेलन पर चढ़ाकर कुछ क्षण चुपचाप देखता रहता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधू की कलाई हो। तो वे क्या कहते हैं लेखक कि जब वह पूरा जोड़ा बना लेता, यानी जब वो सारी चूड़ियां बना लेता था तो क्या करता था, उन चूड़ियों को बेलन पर सजाता था, जो उसकी मुंगेरी थी उस पर उसे सजा देता था, और सजाने के बाद उनको बड़े तरीके से या बड़े करीने के साथ उन चूड़ियों को देखता रहता, और इस प्रकार देखता था कि कल्पना करता था कि जैसे उन चूड़ियों को किसी नववधू ने यानी नई दुल्हन ने अपने हाथों में पहन रखा हो, और वह उनकी सुंदरता को निहारता रहता था। आगे, बदलू मनिहार था। मनिहार क्या होता है? मनिहार उस व्यक्ति को कहते हैं जो कि चूड़ियां बनाने का काम करता है, चूड़ियां पहनाने का काम करता है। आगे, चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक मतलब कोई ऐसा काम जो कि उसके
पुश्तों से चला आ रहा है, यानी ये काम उसके पिताजी भी करते थे, उसके पिताजी के पिताजी भी करते थे, और उसके पिताजी के पिताजी के पिताजी भी यही काम करते थे। यानी चूड़ियाँ बनाना उनका पैतृक पेशा था, यानी उनके यहाँ ये काम पुश्तों से चला आ रहा था। आगे उसके बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियां पहनती ही थीं। आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाते थे। तो लेखक क्या कहते हैं कि उसकी बनाई हुई जो चूड़ियां थी उनकी खपत बहुत थी। खपत मतलब उनकी बिक्री बहुत ज्यादा होती थी, और उस गांव में सभी स्त्रियां सिर्फ बदलू की बनाई हुई चूड़ियां ही पहनती थी, और साथ ही साथ आसपास के गांवों के लोग भी क्या करते थे, बदलू से ही चूड़ियां ले जाते थे। तो यहाँ पर हमें इन वाक्यों से क्या पता चलता है कि बदलू अपने काम में बहुत अधिक कुशल था। वह एक बहुत कुशल मणिहार या चूड़ी बनाने वाला था। आगे, परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते थे। लेकिन ये बदलू के चरित्र की दूसरी विशेषता है। क्या है कि वह चूड़ियों को कभी बेचता नहीं था, यानी चूड़ियों के बदले वह क्या करता था, पैसे नहीं लेता था। वह क्या करता था, फिर अभी तक भी वस्तु विनिमय ही करता था। वस्तु विनिमय, विनिमय मतलब होता है अदला बदली। किसकी? वस्तु की। वस्तु मतलब कोई भी सामान। जैसे यहाँ पर चूड़ी जो है वो एक वस्तु है जो कि बदलू अपने हाथ से बनाता है, और वह उसके बदले, उसके विनिमय में क्या लेता था, लोगों से अनाज लेता था। तो इसीलिए लिखा है कि उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था, यानी वह अपनी बनाई हुई चूड़ियों को बेचता नहीं था, बल्कि क्या करता था, उनका विनिमय करता था। उनके बदले दूसरी चीज या दूसरी कोई वस्तु जैसे अनाज आदि लोगों से लेता था, और उसके बदले में लोग उससे चूड़ियां ले जाते थे। आगे, बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। आगे लेखक क्या कहते हैं, बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, और जो भी व्यक्ति उससे चूड़ी लेने आता था तो वह बिना किसी झगड़े के कई बार लोगों को ऐसे ही चूड़ियां दे देता था। लेकिन शादी ब्याह के अवसर पर वह क्या करता था, जिद पकड़ लेता था। चाहे वो किसी व्यक्ति को जीवन भर मुफ्त में चूड़ियां दे दे, लेकिन विवाह के अवसर पर वह कभी भी अपनी चूड़ियों को कम दाम में या मुफ्त में नहीं देता था। वह सारी कसर निकाल लेता था, मतलब वह अपनी चूड़ियों का अच्छा दाम लेता था या अच्छा सामान लेता था शादी के अवसर पर। शादी के अवसर पर, क्योंकि जो सुहाग का चूड़ा बनाया जाता है उसे बहुत विशेष माना जाता है, बहुत पवित्र माना जाता है, तो उसके बदले वह अच्छा खासा वस्तु विनिमय करता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। लेखक ने भी यहाँ यही लिखा है, क्योंकि सुहाग का जोड़ा जो होता है पूजनीय होता है। विवाह को हमारे समाज में क्योंकि एक पवित्र कार्य माना जाता है, तो उसमें प्रयोग होने वाला सुहाग का चूड़ा जो होता है उसको बहुत विशेष माना जाता है। इसलिए वह सुहाग के चूड़े के दामों में कोई भी कमी नहीं करता था, यानी सुहाग का जोड़ा जब भी वह बेचता था या उसके बदले जो वस्तु विनिमय करता था तो अच्छी वस्तुएं ही लेता था या खूब भरपूर वस्तुएं लोगों से लेता था। आगे लिखा है, मुझे याद है मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लग गए थे। अब यहाँ पर लोहे लग गए थे जो है वह क्या है, एक मुहावरा है। इसका अर्थ होता है अत्यंत कठिनाई का सामना करना। तो लोहे लग गए थे मतलब क्या हुआ कि लेखक के मामा के घर में जब किसी लड़की की शादी हुई और किसी बात पर बदलू नाराज हो गया, तो क्या हुआ कि उसे मनाने में, यानी सुहाग का चूड़ा तो क्योंकि सारे गांव में लोग बदलू से ही खरीदते थे, तो अब बदलू किसी बात पर बिगड़ गया और उसको मनाने में लेखक कहते हैं कि बहुत अधिक कठिनाई आई। आगे, विवाह में इसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता
उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपए जो मिलते सो अलग। तो लेखक यहाँ पर क्या कहते हैं कि बदलू का बनाया हुआ जो सुहाग का जोड़ा होता था उसका मूल्य बहुत अधिक बढ़ जाता था, क्योंकि वो विशेष रूप से शादी के अवसर पर ही बनाया जाता था। तो इसलिए उस जोड़े के बदले में बदलू क्या लेता था, लोगों से बहुत सारा अनाज लेता था, अपनी पत्नी के लिए बहुत सारे वस्त्र लेता था और अपने लिए एक पगड़ी के साथ ही वो पैसे भी लेता था। प्रायः वो क्या करता था, अपनी चूड़ियों के लिए कभी लोगों से दाम नहीं लेता था, पैसे नहीं लेता था, लेकिन विवाह के अवसर पर वह वस्तु विनिमय के साथ साथ क्या करता था, पैसे भी लोगों से लेता था। आगे, यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देता। तो लेखक आगे क्या बताते हैं कि बदलू वैसे बहुत सीधा सरल आदमी था, वह कभी किसी से झगड़ा नहीं करता था, उसका व्यवहार बहुत अच्छा था सबके साथ। लेकिन अगर वह किसी को कांच की चूड़ियां पहने हुए देख लेता था, किसी भी स्त्री को, तो उसे बहुत अधिक क्रोध आ जाता था, बहुत गुस्सा आ जाता था, उसे कांच की चूड़ियों से बहुत ज्यादा चिढ़ थी। किसी भी स्त्री को कांच की चूड़ियां पहने देखकर वह अंदर ही अंदर कुढ़ उठता। कुढ़ उठना मतलब अंदर ही अंदर क्रोध में भर जाना। और कभी कभी क्या होता था, उसका क्रोध बाहर निकल जाता था और वह कुछ कड़वी बातें भी उन स्त्रियों को सुना देता था या बोल देता था। आगे, मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। वह लेखक से अक्सर बहुत सारी बातें किया करता था, उनकी पढ़ाई के बारे में, उनके घर के बारे में या फिर शहरी जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता, शहर की बात और है लल्ला। तो लेखक आगे बताते हैं कि जब वो बदलू को बताते थे कि शहर में तो कांच की चूड़ियां पहनना आम बात है, यानी वहाँ सारे लोग ही कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो आप कांच की चूड़ियों से इतना नाराज क्यों होते हैं? तो बदलू उन्हें क्या कहता था कि शहर की तो बात ही अलग है, क्योंकि वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी हैं और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना आ जाए। तो वह आगे क्या कह रहा है कि शहर में तो सारी चीजें चलती हैं, लोग वहाँ पर बहुत कैसे रहते हैं, स्वतंत्रता के साथ रहते हैं। मतलब जैसे गांव में क्या होता है कि महिलाएं जो होती हैं वो अपने पति के साथ उनका हाथ पकड़कर नहीं चलती, इसे एक तरीके से अशोभनीय या बुरा व्यवहार वहाँ पर माना जाता है, क्योंकि गांव के लोगों की सोच जो है वह अभी भी कैसी है, थोड़ी प्राचीन किस्म की है, या वो परंपरागत तरीके से सोचते हैं। तो बदलू लेखक से क्या कह रहा है कि शहर में तो ऐसी बातें चलती हैं, वहाँ तो महिलाएं अपने पतियों का हाथ पकड़कर भी चलती हैं, और दूसरी बात कि शहर की महिलाओं के हाथ जो हैं वो बहुत ज़्यादा नाजुक होते हैं। इसका अर्थ यह है कि ग्रामीण क्षेत्र की जो महिलाएं होती हैं, क्योंकि वो शारीरिक श्रम जो होती है वो ज़्यादा करती हैं, खेत में काम करना, गायों का दूध दूहना, इस प्रकार के जो काम होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं ज़्यादा करती हैं, और शहरी महिलाएं जो होती हैं वो इस प्रकार के काम ज़्यादा नहीं करती। इसलिए लेखक ने यहाँ लिखा है कि उनकी कलाइयाँ नाजुक होती हैं, यानी उन्हें इस तरीके के काम करने की ज़्यादा आदत नहीं होती या अभ्यास नहीं होता। इसलिए अगर वे लाख की चूड़ियाँ पहने तो उनकी कलाइयों में मोच आ जाएगी, यानी लाख की चूड़ियाँ क्योंकि भार में जो होती हैं वो ज़्यादा होती हैं, ज़्यादा भारी होती हैं। तो वो ये कह रहा है कि शहर की महिलाओं के हाथ इतने कमज़ोर या इतने कोमल होते हैं कि अगर वो लाख की चूड़ियाँ पहने तो उनके हाथ में मोच आ जाए या उनके हाथ मुड़ जाएं। आगे, कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता, जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता वह सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं हर रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता। तो लेखक क्या कहते हैं कि बदलू उनकी अच्छी खासी खातिर करता था। जब भी उसकी गाय दूध देने वाली होती तो वह हमेशा लेखक के लिए मलाई बचा कर रखता था और आम के फसल में हमेशा लेखक को आम खिलाता था।
आगे, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग हर रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। तो लेखक क्या कहते हैं कि इन सारी बातों के अलावा, यानी कि वह अच्छी चूड़ियां बनाता था, वह मेरी खूब खातिर करता था, मुझे मलाई खिलाता था, मेरे लिए आम रखता था, इन सारी बातों को हटाकर उसकी जो बात मुझे सबसे अच्छी लगती थी वो क्या थी कि वह लेखक के लिए रंग बिरंगी लाख की गोलियां बना देता था। फिर आगे, मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। तो आगे लेखक क्या कहते हैं कि बहुधा मतलब होता है अक्सर वो क्या करते थे, हर गर्मी की छुट्टी में ही अपने मामा के वहां जाते थे और 1-आध महीना वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक अपने शहर वापस आ जाते थे। परंतु फिर क्या हुआ कि 2-3 बार ऐसा हुआ कि वो 1-आध महीने अपने मामा के वहां रहकर शहर वापस आए स्कूल खुलने पर, और उसके बाद उनके पिता की किसी दूसरे शहर में बदली हो गई, यानी ट्रांसफर हो गया, जो कि उनके मामा के गांव से काफी दूर था। फिर आगे लिखा है, मैं रोज ही उसके यहाँ से 2-4 आम खा आता, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह यह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। तो लेखक क्या कहते हैं कि वह क्या करता था, जब उसके घर में गाय दूध देने वाली होती थी तो लेखक के लिए वह हमेशा मलाई बचाकर रखता था, और आम के मौसम में या जिन दिनों आम होते हैं उन दिनों वो लेखक के लिए क्या करता था, आम भी रखता था। लेखक उसके यहाँ से हर दिन ही 2-4 आम खा कर आते थे। तो लेखक क्या कहते हैं यहाँ पर कि जिस समय उसके घर में गाय दूध देने वाली होती थी वह क्या करता था, अपनी गाय के दूध की मलाई लेखक के लिए बचा कर रखता था, और आम के मौसम में उनके लिए आम भी बचाता था, उन्हें आम भी खिलाता था। लेकिन लेखक कहते हैं कि इन सारी बातों के अतिरिक्त, यानी वो बहुत अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था, वह बहुत कुशल कारीगर था, अपने काम को बहुत अच्छी तरीके से करना जानता था, लेखक की अच्छी खातिरदारी भी करता था। लेकिन लेखक कहते हैं कि इन सारी बातों के अलावा उसकी जो बात उन्हें सबसे अच्छी लगती थी वो क्या थी कि वह प्रतिदिन लेखक के लिए क्या करता, कुशल मनिहार था। वो बहुत सुंदर चूड़ियां बनाता था, वह अपने काम में बहुत अधिक कुशल था, वह बहुत शांत स्वभाव का व्यक्ति था, किसी से झगड़ा आदि कभी नहीं करता था, और चूड़ी देने का उसका एक विशेष तरीका था कि वह चूड़ियों के बदले में क्या करता था, वस्तु विनिमय करता था, यानी चूड़ियों के बदले वह पैसे नहीं लेता था। केवल शादी ब्याह के मौके पर ही जो वह विशेष रूप से सुहाग का जोड़ा बनाता था उसके लिए वह क्या करता था, चूड़ियों के अच्छे दाम लेता था। लेखक उसे बहुत ज्यादा पसंद करते थे। गर्मी की छुट्टियों में जब वे अपने मामा के घर जाते थे तो अपना सारा समय वो बदलू के साथ ही उसके घर पर बिताते थे, क्योंकि बदलू अक्सर उनकी अच्छी खातिरदारी करता था। जैसे दूध के मौसम में वह अपनी गाय के दूध की मलाई लेखक के लिए बचा के रखता था, या फिर आम के मौसम में उन्हें आम खिलाता था। लेकिन लेखक को बदलू की सबसे अच्छी बात यह लगती थी कि वह उनके लिए रंग बिरंगी लाख की गोलियां बनाकर देता था। तो आइए अब इससे आगे कहानी पढ़ते हैं। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता, परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया। तो वे क्या कहते हैं कि वे अक्सर हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के वहां जाते थे और 1-आध महीने वहां रहकर स्कूल खुलने तक वापस आ जाते थे। लेकिन 2-3 बार ही ऐसा हुआ और उसके बाद उनके पिता की किसी दूर शहर में बदली हो गई।
बदली यानी ट्रांसफर या तबादला हो गया और वो एक बहुत लंबे समय तक अपने मामा के गांव नहीं जा सके, क्योंकि जहां उनके पिता का ट्रांसफर या तबादला हुआ था वो शहर उनके मामा के गांव से काफ़ी दूर पड़ता था। फिर लगभग 8-10 सालों के बाद जब अपने मामा के वहाँ लेखक गए तो वे बड़े हो चुके थे और तब तक उनकी लाख की गोलियों में जो रुचि थी वह भी खत्म हो चुकी थी। इसलिए वहाँ रहते हुए भी कई दिनों तक उन्हें बदलू के बारे में कोई भी ध्यान नहीं आया। आगे इस बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। विरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया। बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। तो लेखक यही बताते हैं कि जब वे बहुत सालों के बाद अपने मामा के गांव गए तो वहां उन्होंने ध्यानपूर्वक ये देखा कि गांव की सभी स्त्रियां अपने हाथों में कांच की चूड़ियां पहने हुए हैं और विरले ही हाथों में, यानी विरले यानी कुछ ही हाथों में या किन्हीं हाथों में उन्होंने लाख की चूड़ियां पहनी हुई देखी। तो इसलिए एक दिन उन्हें अचानक बदलू की याद आ गई या बदलू का ध्यान आ गया, क्योंकि उनके मामा की छोटी बेटी आंगन में फिसलकर गिर गई और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में चुभ गई, जिससे कि खून बहने लगा और उनके मामा उस समय घर पर नहीं थे। फिर क्या हुआ? मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। तभी सहसा मुझे बदलू का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उससे मिल आऊं। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वहीं चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। तो उन्हें जब अपनी मामा की बेटी की मरहम पट्टी करनी पड़ी, क्योंकि कांच की चूड़ी लगने से उसका हाथ कट गया था, इसलिए अचानक उन्हें बदलू की याद आ गई और उन्होंने सोचा कि वे बदलू से मिल आए। इसलिए शाम को वो घूमते घूमते बदलू के घर चले गए और वहां जाकर उन्होंने क्या देखा कि चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर बदलू लेटा हुआ है। आगे, नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। तो लेखक ने उन्हें नमस्ते कहा। फिर क्या हुआ? नमस्ते भैया। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया, परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं और देर तक मेरी ओर निहारता रहा। तो लेखक ने जब बदलू को नमस्ते किया तो लेखक के नमस्ते का बदलू ने जवाब दिया और वे उठकर बैठ गए। फिर उन्होंने लेखक को नहीं पहचाना और उनकी ओर बहुत देर तक निहारते रहे। निहारते रहना मतलब ध्यान से देखते रहना। फिर आगे क्या हुआ? मैं हूँ जनार्दन, काका आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैंने अपना परिचय दिया। तो लेखक क्या कहते हैं? उन्होंने बदलू को अपना परिचय दिया कि वे कौन है? जनार्दन है, वही जनार्दन जो कि उनसे लाख की गोलियां बनवा कर ले जाते थे। फिर आगे क्या हुआ? बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो, और तब वह एकदम बोल पड़ा, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। फिर क्या हुआ? बदलू तब भी उन्हें नहीं पहचान पाया और आगे लिखा है कि मानो वह अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। ठीक है, यानी इस लाइन का अर्थ है कि वो इतनी देर तक लेखक को बहुत देर तक देखता रहा। जब लेखक ने उन्हें यह बताया कि वह जनार्दन है जो कि उनसे लाख की गोलियां बनवा कर ले जाते थे, तब भी वह लेखक को पहचान नहीं पाया। तो लेखक क्या कहते हैं कि वह फिर भी उन्हें नहीं पहचान पाया और उस समय उनको देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वह अपनी स्मृति पटल पर, यानी अपने दिमाग में या अपने मस्तिष्क में क्या कर रहे हैं? अतीत के चित्र उतार रहे हैं। अतीत यानी जो बीत चुका है, यानी बीते हुए समय के चित्र उतार रहे हैं, यानी बीते हुए समय की बातों को याद करने की कोशिश कर रहे हैं। और फिर अचानक उन्हें लेखक की याद आ गई और वे एकदम बोल पड़े, आओ आओ लल्ला बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। फिर आगे क्या हुआ? हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया।
तो लेखक ने उनसे क्या कहा कि हाँ, इधर मैं इतने समय से नहीं आ पाया। आगे कुछ देर फिर शांति रही। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, ना तो मुझे उसकी मचिया ही नजर आई, ना ही भट्टी। तो लेखक क्या कहते हैं कि कुछ देर तक दोनों एकदम शांत बैठे रहे और उन्होंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, मतलब उन्होंने चारों तरफ देखा। दृष्टि मतलब होता है देखना, और दौड़ाई मतलब चारों तरफ उन्होंने मुआवना किया। फिर क्या हुआ कि लेखक कहते हैं कुछ देर तक शांति बनी रही और फिर उन्होंने क्या करा, इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, यानी इधर उधर देखा तो उन्हें ना उसकी मचिया दिखाई दी और ना ही उसकी भट्टी। फिर आगे क्या हुआ, आजकल काम नहीं करते काका, मैंने पूछा। तो उन्होंने उससे पूछ लिया कि काका आजकल आप काम नहीं करते। तो उन्होंने क्या उत्तर दिया, नहीं लल्ला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वह कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लल्ला, आजकल सब काम मशीन से होता है। खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है। तो फिर क्या हुआ, जब लेखक ने उनसे यह प्रश्न पूछा कि आजकल वे अपनी चूड़ियां बनाने का काम नहीं करते, तो वे लेखक को उत्तर देते हैं और क्या कह रहे हैं कि उन्होंने कई सालों से ये काम अब बंद कर दिया है। यहाँ पर वे अपने मन का दर्द जो है वो लेखक को बता रहे हैं। क्या कहते हैं कि मेरी बनाई हुई चूड़ियां अब गांव में कोई नहीं पूछता, क्योंकि कांच का सब जगह प्रचार हो चुका है। और फिर आगे उन्होंने कहा कि मशीन युग आने की वजह से सब लोग मशीन से बनी हुई कांच की चूड़ियां ही पहनते हैं। अब तो सारा काम मशीनों से होता है, जैसे खेत जोतना आदि। तो फिर आगे वे कहते हैं कि जितना सुंदर काम या जितना महीन काम मशीन के द्वारा बनने वाली कांच की चूड़ियों में हो सकता है, उतना सुंदर काम तो वो लाख की चूड़ियों में नहीं कर सकते, वो संभव ही नहीं है। आगे, लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, बड़ी जल्दी टूट जाता है, मैंने कहा। तो लेखक क्या कहते हैं, उन्होंने बदलू से फिर क्या कहा, लेकिन कांच होता बड़ा खतरनाक है, बहुत जल्दी टूट जाता है। फिर आगे, नाजुक तो फिर होता ही है लल्ला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। और उन्होंने भी यही कहा कि हाँ, कांच सच में बहुत नाजुक होता है। नाजुक होता है मतलब बहुत जल्दी टूटने वाला, बहुत क्षणभंगुर होता है। और ऐसा कहते कहते उन्हें बहुत जोर की खांसी आ गई और काफी देर तक वे खांसते रहे। फिर आगे, मुझे लगा उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। तो लेखक क्या कहते हैं कि जब वो खांस रहा था तो उन्हें ऐसा लगा कि बदलू को क्या हो गया है, दमा हो गया है। और अवस्था के साथ साथ यानी उम्र बढ़ने के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था, यानी शरीर उसका कैसा हो चुका था, कमजोर हो चुका था। उसके हाथों और माथे पर नसें उभर आई थी, यानी वो वृद्ध होने लगा था। आगे, जाने कैसे उसने मेरी शंका भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यह महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। तो जब लेखक ने उन्हें इस तरह खांसते हुए देखा तो शायद कहीं ना कहीं वे भी समझ गए कि लेखक को लग रहा है कि उन्हें दमा है। और उन्होंने लेखक को तुरंत क्या कहा कि नहीं नहीं, मुझे दमा की बीमारी नहीं है, यह तो फसली खांसी है। फसली खांसी मतलब कुछ दिनों से आई हुई खांसी है और महीने 2 महीनों से ही मुझे ये आ रही है, 10-15 दिन में ये ठीक हो जाएगी। फिर आगे, मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही जो मुझे अच्छी नहीं लगी। तो लेखक क्या कहते हैं कि कुछ देर बदलू की बातें सुनने के बाद वे शांत हो गए और उन्हें ऐसा लगा कि जैसे बदलू के अंदर कोई बहुत बड़ा दुख, व्यथा मतलब दुख क्या है, छुपा हुआ है, जिसे वो पूरी तरह से व्यक्त भी नहीं कर पा रहा है। और काफी देर तक वे यही सोचते रहे कि इस मशीनी युग ने, यानी इस औद्योगिकरण के युग ने, जबकि मशीनें हर काम करने लगी हैं, तो क्या हुआ है
कितने हाथ काट दिए, यानी हाथ से काम करने वाले कितने कारीगरों को बेरोजगार कर दिया। और फिर क्या हुआ, कुछ देर तक शांति रही, यानी दोनों चुपचाप हो गए। और ये शांति लेखक को बिल्कुल अच्छी नहीं लगी, इसलिए फिर क्या हुआ, उन्होंने कहा, क्या कहा, आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। तो उन्होंने फिर क्या करा कि उनके काम से संबंधित बातें नहीं पूछी, क्योंकि उन बातों को सुनकर बदलू को भी कहीं ना कहीं बहुत अधिक दुख हो रहा था और लेखक को भी, इसलिए बात का विषय बदल दिया। और क्या पूछा उनसे कि आम की फसल अब कैसी है काका? आगे, अच्छी है लल्ला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। लहक कर यानी खुश होकर। तो आम के बारे में जब प्रश्न किया गया तो उसने खुश होकर जवाब दिया कि आम की फसल अभी बहुत अच्छी होती है। और अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लल्ला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी ओर मुखातिब होकर बोला, माफ करना लल्ला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। तो आगे फिर उसने क्या कहा कि आम की फसल तो बहुत अच्छी है, बहुत खुश होकर उसने ये जवाब दिया। और फिर अपनी बेटी को आवाज लगाई कि रज्जो, लल्ला के लिए यानी लेखक के लिए आम लेकर आओ। और फिर लेखक की ओर मुखातिब, मुखातिब होना मतलब उनकी तरफ आमने सामने होना या उनकी तरफ मुंह करके कहा, क्या कहा, माफ करना लल्ला, मैं तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। आगे, नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। लेखक ने क्या कहा कि नहीं नहीं काका, आप कष्ट मत करिए, मैंने तो इस साल बहुत आम खाए हैं। फिर आगे, वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको? तो काका ने क्या कहा, यानी बदलू ने क्या कहा कि अजी वाह, बिना आम खिलाए मैं आपको कैसे जाने दे सकता हूँ। फिर आगे, मैं चुप हो गया, मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचाकर रखता था। तो फिर क्या हुआ, जब उसने ऐसा कहा कि मैं बिना आम खाए तुम्हें जाने नहीं दूंगा, तो लेखक शांत हो गए और उन्हें उन दिनों की याद आ गई जबकि उसके गाय को दूध होता था और वह अपने गाय के दूध की मलाई लेखक के लिए बचाकर रखता था। फिर जब उन्हें मलाई की याद आई तो लेखक ने फिर गाय के विषय में बदलू से पूछा। क्या पूछा, गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लल्ला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता? तो बदलू ने क्या जवाब दिया कि गाय अब नहीं है, वह मैंने 2 साल पहले बेच दी है। क्यों बेच दी? क्योंकि उसके चारे के लिए वह पैसे नहीं जुटा पा रहा था, इसलिए उन्होंने अपनी गाय बेच दी थी। यानी यहाँ पर क्या दर्शाया गया है कि आर्थिक तंगी के कारण, क्योंकि अब उनकी चूड़ियां बनाने का काम जो है वो एकदम बंद हो चुका है, तो उन्हें आर्थिक तंगी है जिस कारण उन्होंने अपनी गाय को भी बेच दिया। आगे, इतने में रज्जो, उसकी बेटी, अंदर से एक डलिया में ढेर सारे आम ले आई। यह तो बहुत है काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा। वाह वाह, वह हंस पड़ा, शहरी ठहरे ना, मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम एक बखत में खा जाता था। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। फिर आगे क्या हुआ कि बदलू की बेटी रज्जो अपने घर के अंदर से डलिया में ढेर सारे आम लेकर आ गई। तो लेखक ने कहा कि ये तो बहुत सारे आम हैं और इतने आम मैं खा नहीं पाऊंगा। तो बदलू ने हंसकर कहा कि जब वह लेखक की उम्र का था तो वह तो इसके 4 गुने आम खा जाता था, और क्योंकि लेखक शहर में रहते हैं इसलिए इतने आम नहीं खा पाएंगे। और फिर लेखक ने उनसे क्या कहा कि आपकी बात तो और है काका। और फिर आगे क्या हुआ, अच्छा बेटी लल्ला को 4-5 आम छांट कर दो, सिंदूरी वाले देना, देखो लल्ला कैसे हैं, इसी साल यह पेड़ तैयार हुआ है। फिर उसने अपनी बेटी से क्या कहा कि अच्छा इनमें से 4-5 अच्छे अच्छे सिंदूरी वाले आम छांट कर लल्ला को यानी लेखक को दे दो, और लेखक से कहा कि आप खाकर बताइएगा कि ये आम कैसे हैं। यह मेरे एक नए पेड़ के आम है जो कि इसी साल तैयार हुआ है। रज्जो ने 4-5 आम अंजुली में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिए। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत ही फब रही थी।
तो रज्जो ने क्या किया, उसने 4-5 अच्छे अच्छे आम अपनी अंजुली में लेकर लेखक की ओर बढ़ा दिए या लेखक को दे दिए। अंजुली क्या होता है? अंजुली एक विशेष प्रकार की मुद्रा होती है जो दोनों हाथों को मिलाकर बनाई जाती है। ये मुद्रा हम प्रायः कब बनाते हैं? जबकि हम किसी नदी में स्नान करने जाते हैं और हमें भगवान को अर्घ्य देना होता है यानी जल चढ़ाना होता है, तो उसके लिए भी हम ये मुद्रा बनाते हैं। इसके अलावा जब हमें किसी को कोई वस्तु देनी होती है, या तो हम सीधे हाथ से पकड़ के वो वस्तु दूसरे व्यक्ति को दे देते हैं, या फिर कई बार अपने हाथों की अंजुली में उस वस्तु को लेकर दूसरे व्यक्ति को दिया जाता है। जैसे पुष्प अर्पण करने के समय भी हम कई बार अंजुली बनाते हैं, तो उस मुद्रा को अंजुली कहते हैं। तो उसने क्या किया कि आम लेखक को दे दिए। आम लेने के लिए लेखक ने जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया तो लेखक की दृष्टि कहाँ जाकर रुक गई? रज्जो की कलाइयों पर जाकर रुक गई, क्योंकि उसने अपनी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां पहन रखी थी और वे चूड़ियां बहुत ज्यादा सुंदर लग रही थी। फिर आगे, बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा, यही आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। तो जैसे ही लेखक ने अपनी दृष्टि रज्जो की कलाइयों में पहनी हुई लाख की चूड़ियों की तरफ डाली, तो बदलू उनकी दृष्टि समझ गया, यानी उनकी दृष्टि का भाव समझ गया, और उसने लेखक को क्या बताया कि ये जो जोड़ा उसकी बेटी ने अपने हाथों में पहन रखा है, वही उसने अंतिम जोड़ा बनाया था, जो कि कब बनाया था? जमींदार साहब की बेटी के विवाह के अवसर पर बनाया था। लेकिन जमींदार साहब उस जोड़े का कितना पैसा मूल्य दे रहे थे? सिर्फ 10 आने। तो इसलिए उसने क्या करा, वह जोड़ा जमींदार साहब को नहीं दिया और क्या कहा कि शहर से ले आओ। यानी बदलू को वो 10 पैसा मूल्य जो था अपनी मेहनत से बनाई हुई उन लाख की चूड़ियों के लिए बहुत कम लगा। इसलिए उसने क्या करा, अपने स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए, यानी उसने अपने सामान की जो असली कीमत होती है उसको ना मिलने पर क्या करा, जमींदार साहब को चूड़ी देने से ही मना कर दिया। तो जब बदलू के द्वारा अत्यंत परिश्रम से बनाए गए लाख के जोड़े की कीमत जमींदार साहब ने सिर्फ 10 आने पैसे मापी या 10 आने पैसे लगाई, तो बदलू को यह बात बिल्कुल स्वीकार नहीं हुई और उसे लगा कि यह दाम जो है वह उसकी मेहनत के हिसाब से तो बहुत कम है, और इसलिए उसने अपनी स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए वह चूड़ियां जमींदार साहब को देने से बिल्कुल मना कर दिया। आगे, मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था जो कि आसानी से टूट जाए। तो लेखक क्या कहते हैं कि उन्होंने दिए हुए आम खा लिए और वे अपने घर चले आए, लेकिन उन्हें इस बात की बहुत ज़्यादा प्रसन्नता हुई कि प्रतिकूल परिस्थितियों में भी, जबकि बदलू की चूड़ियों को गांव में कोई नहीं खरीद रहा था, फिर भी उसने क्या करा, अपने चूड़ियों की उत्कृष्टता को बरकरार रखा। उसने ऐसा नहीं करा कि क्योंकि उसकी चूड़ियां कोई नहीं खरीद रहा तो चलो कम दाम में ही उनको बेच दिया जाए। नहीं, उसने अपनी कला की गरिमा को बचाने के लिए या अपने कला के प्रतिष्ठा को बचाने के लिए क्या करा, उन चूड़ियों को नहीं बेचना ज्यादा श्रेयस्कर समझा, बजाय कि उन्हें कम दाम में बेचने के। यानी उसने यहाँ पर अपनी कला के गरिमा की या अपनी कला की प्रतिष्ठा की रक्षा करी। इसीलिए लेखक ने यहाँ पर यह पंक्ति लिखी है कि उसने हार कर भी हार नहीं मानी थी। यानी उसने गरीबी से या बेकारी से हारने के बाद भी क्या करा था, हार नहीं मानी थी। यानी उसने अपनी कला के मोल को बिल्कुल भी नीचे गिरने नहीं दिया। आगे, और इसीलिए लेखक ने ये लिखा है कि उसका व्यक्तित्व कैसा था, कांच की चूड़ियों जैसा क्षणभंगुर नहीं था जो कि प्रतिकूल परिस्थितियां आने पर टूट जाए। उसका व्यक्तित्व तो कैसा था, गरिमामय था और